मेसोपोटामिया, ये शब्द सुनते ही ना मेरे दिमाग में तो रेगिस्तान और वो पुरानी टूटी फूटी इमारतें आती हैं। हाँ, स्कूल की किताबों वाली तस्वीरें। बिल्कुल। पर इस शब्द का मतलब कितना खूबसूरत है। ये ग्रीक से आया है, मेसो यानी बीच में और पोटामस मतलब नदी। दो नदियों के बीच की भूमि। हाँ, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। आज के नक्शे पर देखें तो ये इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान का इलाका है। जी। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि इस जगह को सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते क्यों हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ऐसा क्या था उस मिट्टी में हजारों साल पहले जिसकी गूंज आज भी हमारी घड़ियों में, हमारे कानूनों में सुनाई देती है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं या लड़ाइयों की नहीं है। असल में ये कहानी है मानव समाज के सबसे बड़े प्रयोग की। किस तरह का प्रयोग? ये वो छलांग थी जब इंसान ने पहली बार मतलब गांव की जिंदगी छोड़ी, वो शिकार और छोटी मोटी खेती वाली जिंदगी, और हजारों लोगों के साथ शहरों में रहने का जोखिम उठाया। अच्छा। ये एक संगठित समाज का पहला अध्याय था। इसका इतिहास बहुत लंबा है, सुमेरियन सभ्यता से शुरू होता है और करीब 539 ईसा पूर्व में फारसी जीत तक चलता है। तो चलिए फिर इसी सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं सुमेरियनों से। ये सोचना भी मतलब हैरान करता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आज हम ऐसी दुनिया सोच भी नहीं सकते जहां पहिया ना हो, लिखने का कोई तरीका ना हो, शहर ना हो। हाँ, सुमेरियनों ने ये सब बदल दिया। पर सवाल ये है कि कैसे, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई होगी? शुरुआत हुई एक जरूरत से। सोचिए, जमीन तो उपजाऊ है पर बारिश होती नहीं, तो सुमेरियनों ने नदियों के पानी को काबू करना सीखा, सिंचाई की व्यवस्था की। हाँ, उन्होंने नहरों का एक बहुत ही पेचीदा जाल बिछाया और इस एक चीज ने खेती में क्रांति ला दी। अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा। और जब पेट भरने की चिंता खत्म होती है, तभी दिमाग कुछ नया सोचता है। बिल्कुल। इसी सरप्लस अनाज ने शहरों को जन्म दिया। लोग एक जगह जमा होने लगे। उर और उरूक जैसे शहर बसे, जहां 50-50 हजार लोग रहते थे। 50,000! बिना फोन, बिना कंप्यूटर? ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। इतने लोगों को संभालना, हिसाब रखना कि किसका कितना अनाज है, कौन टैक्स देगा। सही पकड़ा आपने। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आती है। लेखन। उन्होंने क्यूनिफॉर्म लिपि बनाई, दुनिया की पहली लिखित भाषा। वो गीली मिट्टी के पट्टियों पर नुकीली चीज से निशान बनाते थे। अच्छा, शुरुआत में सिर्फ हिसाब किताब के लिए? हाँ, सिर्फ हिसाब। अनाज की बोरियां, भेड़ें, तिल के बर्तन, बस। लेकिन धीरे धीरे ये उस पूरी सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। वाह, ऑपरेटिंग सिस्टम! इसी पर कानून लिखे गए, कहानियां लिखी गईं, इतिहास लिखा गया। बिना लिखे इतने बड़े समाज को चलाना नामुमकिन था। और पहिया, क्या वो भी इसी व्यापार और हिसाब किताब की जरूरत से आया था? हाँ, काफी हद तक। पहले उन्होंने कुम्हार के चाक की तरह इस्तेमाल किया, जिससे बड़े पैमाने पर बर्तन बनते थे। फिर उसे गाड़ियों में लगाया ताकि सामान ढोना आसान हो जाए। बिल्कुल। इससे व्यापार बढ़ा, शहर और अमीर हुए। लेकिन उनकी एक और देन है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है। वो क्या है? उनका गणित। अच्छा हाँ, ये 60 आधारित प्रणाली वाली बात। हाँ, है ना? वही। उन्होंने 10 के बजाय 60 के आधार पर गिनती करने वाला सिस्टम बनाया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका असर तो आज भी है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट। और एक वृत्त में 360 डिग्री, जो 60 गुना 6 है। ये सब सीधा वही से आया है, 5000 साल पहले से। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। पर एक सवाल है, 60 ही क्यों? 10 या 100 जैसा कोई आसान नंबर क्यों नहीं चुना? देखिए, इतिहासकार पूरी तरह पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे आम थ्योरी ये है कि 60 बहुत सुविधाजनक नंबर है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 सबसे कट जाता है। अच्छा, तो चीजों को बांटना आसान हो जाता है? बहुत आसान। और उनकी खगोल विद्या भी बहुत उन्नत थी। वो तारों और ग्रहों की गति को देखते थे। शायद 60 का अंक उनकी गणनाओं के लिए सबसे सही बैठता था। और इन्हीं चीजों ने उनके धर्म को भी आकार दिया होगा। बिल्कुल। उनके जो विशाल जिगुरात मंदिर थे, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, वो एक तरह से ऑब्जर्वेटरीज यानी वेधशालाएं भी थीं। वो सीढ़ीदार पिरामिड जैसे मंदिर। हाँ, माना जाता था कि देवता वहीं पर धरती से मिलते हैं और राजा उनका मुख्य पुजारी होता था।
जिससे उसकी सत्ता को एक दैवी स्वीकृति मिलती थी। तो हमारे पास शहर है, लेखन है, विज्ञान है, धर्म है, लेकिन ये सारे शहर राज्य अलग अलग थे, शायद आपस में लड़ते भी होंगे। लड़ते थे, बहुत लड़ते थे। तो ये तो बहुत अस्थिर माहौल रहा होगा। किसी ने सोचा नहीं कि इन सबको एक साथ लाया जाए? बिल्कुल सोचा। और यही कहानी में आते हैं अक्कादियन साम्राज्य के संस्थापक सरगौन महान, इतिहास के पहले साम्राज्य निर्माता। जी, उन्होंने इन सभी सुमेरियन शहरों को एक एक करके जीता और एक शासन के नीचे ले आए। ये दुनिया का पहला संगठित साम्राज्य था। तो उनका योगदान सिर्फ जीतना नहीं था? नहीं, उनका असली योगदान था ये विचार, ये आइडिया कि अलग अलग संस्कृति वाले शहरों को एक झंडे के नीचे एक सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाया जा सकता है। ये आने वाले सभी साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। और साम्राज्य का ये आइडिया बेबीलोनियन सभ्यता में और मजबूत हुआ। और जब हम बेबीलोन की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, राजा हम्मुराबी। और उनकी कानून संहिता, कोड ऑफ हम्मुराबी। हाँ, वो काले पत्थर के एक बड़े से खंबे पर लिखी हुई थी और शहर के बीच में रखी थी ताकि सब देख सकें। उसमें करीब 282 कानून थे। और इसी में वो मशहूर सिद्धांत था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत बर्बर लगता है। आरच के हिसाब से ये क्रूर है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर हम इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम कैसे मान सकते हैं? देखिए, इसे उस जमाने के हिसाब से देखना होगा। पहली बार कानून लिखे गए और पब्लिक किए गए। अच्छा, मतलब अब न्याय किसी राजा की मर्जी पर नहीं था। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत बदले की भावना को खत्म करके एक सिस्टम बनाने की कोशिश थी। हाँ, अमीर गरीब के लिए कानून अलग थे, जो ठीक नहीं था, लेकिन ये इस सोच की शुरुआत थी कि समाज को नियमों से चलना चाहिए, मनमानी से नहीं। रूल ऑफ लॉ की तरफ पहला कदम कह सकते हैं। और बेबीलोन सिर्फ कानूनों के लिए ही नहीं, अपनी शान शौकत के लिए भी जाना जाता था। वो इश्टार गेट और हैंगिंग गार्डन्स की कहानियां। हाँ, बेबीलोन उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे शानदार शहर था। उसका इश्टार गेट तो नीली चमकदार ईंटों से बना एक विशाल दरवाजा था, जिस पर शेर और ड्रैगन बने थे। और हैंगिंग गार्डन्स, वो तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक थे। जी, कहते कि राजा ने अपनी रानी के लिए एक बनावटी सीढ़ीदार बगीचा बनवाया था, जो रेगिस्तान के बीच में एक हरे भरे पहाड़ जैसा दिखता था। कमाल है। तो बेबीलोन ने कानून और भव्यता का एक मेयार तय कर दिया, लेकिन इतिहास में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तो इस इलाके में अगली बड़ी ताकत कौन थी? अगली ताकत बिल्कुल अलग थी। वो थे असीरियन। असीरियन साम्राज्य को इतिहास की सबसे पहली और सबसे क्रूर सैन्य शक्तियों में से एक माना जाता था। वो युद्ध के माहिर थे। मैंने सुना है उन्होंने बड़े पैमाने पर लोहे के हथियार इस्तेमाल किए। हाँ, जो उस समय के कांसे के हथियारों से कहीं बेहतर थे। उनकी युद्ध की तकनीकें, उनके रथ और उनकी क्रूरता की कहानियां पूरे मध्य पूर्व में डर पैदा करती थीं। ये तो बहुत अंधकारमय लगता है, एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ विनाश पर बना हो। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास आता है। कैसा विरोधाभास? असीरियन जितने क्रूर योद्धा थे, वो ज्ञान के उतने ही बड़े संरक्षक भी थे। हैं? ये कैसे हो सकता है? उनकी राजधानी थी निनवे। वहां उनके एक महान राजा असुरबनीपाल ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई, लाइब्रेरी ऑफ निनवे। ये तो बहुत अजीब बात है। एक तरफ आप दुनिया को जला रहे हैं और दूसरी तरफ आप ज्ञान को सहेज रहे हैं। बिल्कुल। उस लाइब्रेरी में हजारों मिट्टी की पट्टियां थी, जिन पर साहित्य, गणित, चिकित्सा सब कुछ लिखा था। दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य, गिलगमेश का महाकाव्य, वो भी हमें वहीं से मिला। तो अगर वो लाइब्रेरी न होती तो मेसोपोटामिया का बहुत सारा ज्ञान खो जाता, हमेशा के लिए। तो वो विनाशक भी थे, और विडंबना देखिए कि वो संरक्षक भी बन गए। असीरियनों के बाद क्या हुआ? उनके पतन के बाद बेबीलोन एक बार फिर से उठा। इसे नव बेबीलोनियन साम्राज्य कहते हैं। इसके सबसे मशहूर राजा थे नबूकदनेस्सर द्वितीय। अच्छा। उन्होंने बेबीलोन को फिर से बनवाया और पहले से भी ज्यादा आलीशान बना दिया। लेकिन मेसोपोटामिया की अपनी आजाद सत्ता का अंत अब करीब था। कैसे? 539 ईसा पूर्व में फारस के महान राजा साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को जीत लिया। तो क्या ये एक और क्रूर कब्जा था? नहीं, और यही बात साइरस को सबसे अलग बनाती है। उन्होंने जीते हुए लोगों को अपनी संस्कृति और अपना धर्म मानने की आजादी दी। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अनोखी बात थी। बहुत अनोखी। उन्होंने बेबीलोन के यहूदियों को, जिन्हें बंदी बनाया गया था, वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दी। इसी के साथ
मेसोपोटामिया की अपनी स्वतंत्र सभ्यता का अंत हो गया और वो एक विशाल फारसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो इन सभी साम्राज्यों, लड़ाइयों और आविष्कारों के बाद अगर हमें मेसोपोटामिया की विरासत को समेटना हो तो हमारे हाथ क्या लगता है? मतलब उसकी रिज्यूमे में क्या लिखा होता? उसके रिज्यूमे में सबसे ऊपर लिखा होता सभ्यता का संस्थापक। उन्होंने हमें सिर्फ चीजें नहीं दी, उन्होंने हमें वो कॉन्सेप्ट्स दिए, वो विचार दिए जिन पर आज की दुनिया टिकी है। जैसे कि लेखन का विचार, जिससे ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सके। लिखित कानून का विचार, जो समाज को अराजकता से बचाता है। शहर का विचार, जहां लोग मिलकर रह सकते हैं। और साम्राज्य का विचार? हाँ, खगोल विज्ञान, गणित, समय को मापने का तरीका, ये सब मेसोपोटामिया की देन है। एक तरह से ये आधुनिक दुनिया का डीएनए है। तो संक्षेप में मेसोपोटामिया की कहानी सिर्फ एक पुरानी सभ्यता की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने विकास की कहानी है। बिल्कुल। ये कहानी है कि कैसे इंसान ने पहली बार प्रकृति की अनिश्चितताओं से निकलकर एक संगठित और महत्वाकांक्षी समाज बनाने का सपना देखा। ये सच में मानव इतिहास की जननी है। बिल्कुल। और मेसोपोटामिया की कहानी हमें एक और चीज सिखाती है कि नवाचार यानी इनोवेशन और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सभ्यता के विकास के लिए कितने जरूरी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, पहिए और लेखन जैसे इनोवेशंस ने उन्हें आगे बढ़ाया और शहरों और साम्राज्यों जैसे संगठित ढांचों ने उस तरक्की को टिकाऊ बनाया। और ये सब बातें हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या? मेसोपोटामिया ने लेखन, कानून और पहिया जैसी मूलभूत चीजें बनाई जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो उस युग के मौलिक आविष्कार थे। आज के इस डिजिटल युग में हमारी पीढ़ी ऐसा कौन सा मौलिक आविष्कार